नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता है कि रीट 2025 की एग्जाम होने वाली है। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त। वही देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से आज हम टॉप 50 प्रश्न की बात करने वाले हैं और उनकी व्याख्या की चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। अपने जीवन में कभी चमत्कार होने का इंतजार ना ही करो तो बेहतर है। पूर्ण प्रयास करो और स्वयं एक चमत्कार बन जाओ। कर्म करो, फल की चिंता अपने आराध्य पर छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है दोस्त कि कहीं ना कहीं कर्म हमारा अपना दायित्व है, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। एकल परिवार से तात्पर्य है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार के ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादी हों, केवल पति पत्नी। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, क्योंकि यहां पर एकल परिवार की बात हो रही है, यहां पर संयुक्त परिवार की बात नहीं हो रही है। आप सभी बच्चों को मैंने इससे पहले की जो क्लासेस हैं उन क्लासेस में परिवार का पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर पढ़ाया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एकल परिवार जो है उसकी विशेषता होती है कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। संयुक्त परिवार वो जिसमें कि माता पिता, बड़े भाई, ताऊ ताऊ जी ये सब साथ रहते हैं, तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। बाकी परिवार का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न अगला। तंबाकू की आदत किससे होती है। बताइए तंबाकू की आदत किससे होती है। पहला ऑप्शन कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से, हिस्टामिन से। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि तंबाकू की जो आदत होती है वो किससे होती है, निकोटीन से होती है। क्योंकि तंबाकू जो होता है, जैसे जो भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, वो तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति को इसकी आदत लग जाती है। और वो किसके कारण, निकोटीन के कारण। क्योंकि तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति का होता यह है कि जो अपना वृक्क है, जिसे अपन अधिवृक्क भी कहते हैं, तो उस अधिवृक्क से एक रस का स्त्रावण होता है, एक रस का स्त्रावण होता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसकी आदत पड़ जाती है व्यक्ति को। तो तंबाकू की आदत किससे होती है, तो निकोटीन से होती है। ये आप लोगों को याद रखना। तंबाकू जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा तंबाकू जो है वो तेंदुपत्ता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वैसे तेंदुपत्ता जो है आप लोगों को पता है, इससे तेंदुपत्ता से क्या बनाई जाती है, तेंदुपत्ता से बच्चों बीड़ी भी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हम अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को, जो हमारी समाज में बुराइयां हैं उसको लेकर एक टॉपिक है सामाजिक बुराइयां। यदि आप लोगों ने सामाजिक बुराइयों वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखिएगा। सामाजिक बुराइयों को लेकर मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें क्वेश्चन भी दिए हैं और उनकी डिटेल भी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़के, कभी कभी यह भी होता है कि यहाँ पर हम इनको सही से नहीं पढ़ते हैं तो भी गलत हो जाता है। लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है। लड़के की कितनी, 21 वर्ष 18 वर्ष, वहीं 18 वर्ष 21 वर्ष, 18 वर्ष 18 वर्ष, 18 वर्ष 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, लड़के की जो है 21 वर्ष और लड़कियों की कितनी है, 18 वर्ष, जो कि आप सभी लोगों को याद रखना है। बाकी इसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप खोल के देखिए, आपको सामाजिक बुराइयों वाला टॉपिक मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो राजस्थान के लोग मुख्य रूप से किस चीज को अपनाते हैं, खनन को अपनाते हैं, बेकरी को अपनाते हैं, मुर्गी पालन को अपनाते हैं, कृषि को अपनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। तो राजस्थान के लोग मुख्यतः किस चीज को अपनाते हैं, कृषि। वहीं कृषि की यदि हम बात करें तो कृषि को लेकर आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। वहीं दूसरी बात आप सभी को पता है कि कृषि के अंतर्गत ही यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार, सर्वाधिक रोजगार जिस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो वो कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है, कृषि से ही होता है। वहीं कृषि के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो बहुत सारी इसके अंतर्गत क्रांतियां आती है। क्रांतियों में मैं कुछ क्रांति, इंपॉर्टेंट क्रांति आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का जो संबंध है बच्चों वो है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे, ये
खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न उत्पादन में भी जो मुख्य रूप से इसका संबंध है वो गेहूं और चावल से है। किससे है? गेहूं और चावल से है। वहीं एक एग्जाम में प्रश्न आता है, क्योंकि अपना लेवल फर्स्ट का पेपर है ये, तो लेवल फर्स्ट के हिसाब से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका संबंध है दुग्ध से। ठीक, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से है। वहीं एक और चीज जो की है नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से। किससे बच्चों? मत्स्य पालन से, जो कि आप लोगों को याद रखना है, मत्स्य पालन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन है केशवराय पाटन, निम्बहोड़ा, उदयपुर, भोपाल सागर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बहोड़ा। कौन से स्थान पर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्बहोड़ा, बाकी इन सभी स्थानों पर है, याद रखिएगा सभी। चलिए, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ये मैंने कोई मन से प्रश्न नहीं लिए हैं, आप सभी लोग देख लीजिए, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वही है। एग्जाम में नहीं, जो पेपर हुआ है उसी पेपर में से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर शिकायत कहां पर करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को करनी चाहिए, जिला मुख्यालय में करनी चाहिए, तहसील को करनी चाहिए, ग्राम पंचायत में करनी चाहिए। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण मंच। ठीक, तो यदि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है तो हमें कहां करनी चाहिए शिकायत? उपभोक्ता संरक्षण मंच पर करनी चाहिए। इसको भी लेकर मैंने पुरानी वीडियो क्लासेस में बताया है, यदि नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति, 18 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 22 व्यक्ति। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7वां प्रश्न है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं बच्चों, कितने मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं यदि अपन बात करें अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति है कौन? जल्दी बताइए कमेंट करके, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? तो जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ग्रामीण जो युवक है और शहरी युवक जो हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मुहैया करवाया जाता है। और रोजगार से ही संबंधित आप लोगों को पता होना चाहिए एक अधिनियम है जो कि है मनरेगा। ठीक, मनरेगा को पहले जिस नाम से जाना जाता था इसे कहा जाता था बच्चों नरेगा। तो नरेगा से ही बना हुआ है क्या? मनरेगा। यानी कि नरेगा की यदि अपन बात करें तो इसका जो इंग्लिश में यदि देखें तो इंग्लिश में होता है NAREGA, यह होता है नरेगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जब इसके आगे एम लग जाता है तो यह हो जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। संसार में अधिकतर ट्यूबवेल किस देश में है? तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल जो है वो किस देश में है? बताइए बच्चों। ये अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, भारत में है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विश्व में यानी कि संसार में सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल है वो है भारत में बच्चों। कहां पर है ये? भारत में। सभी को पता है अमेरिका की जो राजधानी है क्या है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वहीं यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए सभी बच्चे। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, बीजिंग। ठीक, और वही भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो ये मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं कुछ चीजें, ताकि आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी राजधानी क्या है, ताकि आप लोगों को भी पता चले। ठीक है, चलिए गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। बताइए गणगौर का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ये कहां पर मनाया जाता है। तो गणगौर का त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अब ये चैत्र भाद्रपद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोगों को बता दूं हमारी जो पंचांग है, हमारी जो पंचांग है वो पंचांग कौन सी है? तो हमारी पंचांग है जिसे हम बोलते हैं शक संवत। ठीक,
ये राष्ट्रीय पंचांग जो है वो है शक संवत। शक संवत के आधार पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 78 ईस्वी में होती है बच्चों। कब होती है ये? 78 ईस्वी में। वहीं यदि देखा जाए तो इसका जो पहला माह होता है, पहला माह, इस पहला माह जो होता है वो होता है चैत्र का। ठीक, पहला माह जो होता है वो कौन सा होता है? चैत्र का। और इसे भारत सरकार के द्वारा शक संवत को जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957। कब अपनाया गया था ये? 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसीलिए 22 मार्च जो है, 22 मार्च, और कभी कभी जब लीप वर्ष हो जाता है तो 23 मार्च, तो 23 मार्च को साल का पहला दिन होता है। ये शक संवत के अनुसार, किसके अनुसार बात कर रहा हूं मैं? शक संवत के अनुसार। बाकी सामान्यतः जो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च चलते हैं, ये हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। तो पहला महीना चैत्र का होता है, फिर बैसाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भादु, कुंवार, कार्तिक, अगन, पौष, माह, फागुन, वापस चैत्र स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान में झीलों की नगरी है। राजस्थान में किस क्षेत्र को झीलों की नगरी कहा जाता है बच्चों? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में झीलों की जो नगरी कहा जाता है बच्चों, ये कहा जाता है किसको? उदयपुर को कहा जाता है। बाकी भारत में एक और क्षेत्र है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, याद रखना। आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसको एक और झीलों की नगरी कहा जाता है, तो श्रीनगर को भी झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी। एक और कौन सा क्षेत्र है तो झीलों की नगरी के लिए फेमस? तो झीलों की नगरी के लिए फेमस है कौन सा? श्रीनगर। और श्रीनगर अगर कहां पर पड़ता है तो सभी को याद होगा, श्रीनगर पड़ता है जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर की यदि बात आई तो जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? एक तो जम्मू है और एक और दूसरी राजधानी जो है वो क्या है? श्रीनगर है। जो आपके सामने चित्र दे रखा है, ये चित्र में क्वेश्चन है कि ये संकेत किसका है बच्चों? संकेत किस चीज को दर्शाता है? ठीक है, ये संकेत दे रखा है। इस संकेत में आप लोगों को बताना है ये मुख्य सड़क को दर्शाता है, पैदल पारपथ को दर्शाता है, रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है, या संकरी पुलिया को दर्शाता है। मतलब ये जो चित्र ऐसा भी आया है एग्जाम में प्रश्न आपका। ठीक है, तो ये किस चीज को दर्शाता है? तो ये जिस चीज को दर्शाता है ये संकरी पुलिया को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? संकरी पुलिया। आप लोग कभी भी देखना जहां पर ये सड़क वगैरह बनी होती है वहीं पर छोटी सी एक पुलिया होती है, उस पुलिया के पास में एक ऐसा चित्र दिखेगा जो कि संकरी पुलिया को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एटीएम का पूरा रूप है, एटीएम का जो हम लोग जिसे इस्तेमाल करते हैं इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑडिट टेलर मशीन। ये कोई मैंने अभी भी बता रहा हूं, सभी बच्चों को बोल रहा हूं, मैंने मेरे मन से प्रश्न नहीं लिए हैं। ये 2011 से 2023 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से टॉप 50 प्रश्न आज हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, तो एटीएम का पूरा रूप हो जाएगा बच्चों क्या? ए वाला प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ट्रांसफर मशीन नहीं है, टेलर मशीन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं या ईमेल करते हैं, टेलीग्राम, सबके अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को एसएमएस कहते हैं, पहला ऑप्शन है एसएमएस कहते हैं, दूसरा फैक्स कहते हैं, ईमेल कहते हैं, या टेलीग्राम कहते हैं। तो बताइए ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को बच्चों बोलते हैं ईमेल। क्या बोलते हैं? ईमेल कहते हैं, याद रखिएगा। डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग किसकी वजह से होता है? इसको फैलाने वाला जो है वो कौन है? तो एडिज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, घरेलू मक्खी है, एनोफिलीज मच्छर है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिज मच्छर। जो डेंगू रोग है इसका वाहक बच्चों क्या हो जाएगा? एडिज मच्छर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा रसायनों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं, तो आमाशय को कहते हैं बच्चों, यकृत को कहते हैं, आंत को कहते हैं, या वृक्क को कहते हैं। तो वृक्क तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ठीक है, वहीं आमाशय जो है वो भी कहीं ना कहीं रसों का स्त्रवण करता है। लेकिन यहां पर जैव रासायनिक प्रयोगशाला की यदि अपन बात करें तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला बच्चों कहा जाता है किसको? यकृत को कहा जाता है। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पल्स पोलियो जो है उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इनमें से सभी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसका? पल्स पोलियो कार्यक्रम का। कश्मीरी चोगा कहलाता है। ये आपका टॉपिक है वस्त्र और आवास से जुड़ा हुआ। किससे है ये? वस्त्र और आवास से जुड़ा हुआ है। और हुबहू मैंने ये प्रश्न आप लोगों को यदि नहीं देखा है आपने तो अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज देखिए, उसमें आपको हुबहू ये मिलेगा और मैंने ये बताया है आपको। तो कश्मीरी चोगा कहलाता है, ऑप्शन है पहला फिरन कहलाता है, अंगरखी कहलाता है, भुगतारी कहलाता है, अचकन कहलाता है। तो कश्मीरी चोगा जो कहलाता है बच्चों ये कहलाता है फिरन।
ये जो ढीला ढाला एक तरीके से ऊपर जो शरीर के ऊपर पहने जाने वाला जो कुर्ता होता है उसे बोलते हैं कश्मीरी चोगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फिरन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कुत्ता मछली का आवास है। यह भी कहीं ना कहीं उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, वस्त्र और आवास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जानवरों का आवास अलग अलग स्थानों पर होता है। तो नदी है, तालाब है, झील है, समुद्र है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं डॉग फिश। ठीक है, ये डॉग फिश जो है कुत्ता मछली कहां पर पाई जाती है? तो कुत्ता मछली पाई जाती है ये समुद्र में। ठीक, जैसे आवास की बात आई तो ये अलग अलग आवास होते हैं। जैसे जल में रहने वाले जीवों का आवास जलीय आवास कहलाता है, वहीं स्थल पर रहने वाले जीवों का आवास जो है वो स्थलीय आवास कहलाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जल में रहने वाले जीवों का आवास है। तो कुत्ता मछली जो रहती है वो समुद्र में रहती है। सीएनजी का पूरा रूप है, सीएनजी का पूर्ण रूप बताइए। पहला ऑप्शन है कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, सर्टिफाइड नेचुरल गैस। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस शानदार प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। बताइए भैया प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हिंदी में यदि देखा जाए तो संपीड़ित, इसे हिंदी में भी पूछ ले कभी तो याद रखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वहीं यदि हम बात करें, इसी के अलावा आप लोगों को एक और बात जो कि पता होनी चाहिए, और वो यह है एलपीजी के बारे में। एलपीजी, तो एलपीजी का कहीं ना कहीं यहां पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। और एलपीजी एक ये गैस की बात हो रही है, एक एलपीजी अलग है जो कि याद रखिएगा। एलपीजी, ये एलपीजी जो है जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, यह है 1991 का। ठीक, तो 1991 में भी एलपीजी की शुरुआत होती है, लेकिन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये एलपीजी 1991 का है। बाकी ये एलपीजी जो है ये हमारी गैस से जुड़ा है। इसके यदि हम अयस्क की यदि अपन बात करें तो इसका अयस्क है बच्चों ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन इसका अयस्क है। ठीक है, वहीं यदि अपन बात करें एलपीजी के बारे में तो इसके लिए ही भारत सरकार के द्वारा 2016 में एक योजना शुरू की गई, जिस योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। ठीक, तो 2016 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? उज्ज्वला योजना, जो जिसका संबंध किससे? एलपीजी से है, जिसके अयस्क क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, दूसरा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अब यहां पर वन्य जीव का मतलब जो वनों में रहने वाले जीवों के लिए एक विशेषकर सप्ताह मनाया जाता है, जो 1 अक्टूबर से कब तक मनाया जाता है? 7 अक्टूबर तक। अब यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जीवों की बात हो रही है तो आप लोगों को पता होना चाहिए जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता, तो जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता यानी कि जहां पर जीवों की विविधता पाई जाती है, जीवों की विविधता को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक, अब जैव विविधता को लेकर आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि जैव विविधता का जो संरक्षण है 2 तरीके से किया जाता है बच्चों। एक होता है सुस्थाने, ठीक, और एक होता है बाह्य स्थाने। सर, सुस्थाने और बाह्य स्थाने का मतलब क्या होता है? कि जीव जंतुओं को उनके स्थान पर रखकर उनका संरक्षण करना सुस्थाने कहलाता है, और उनके मूल स्थान से हटाकर किसी और जगह उनका संरक्षण करना बाह्य स्थाने कहलाता है। सुस्थाने में एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि सुस्थाने में जैसा आ जाता है आपका क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, वहीं राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों के सामने हैं, ये किसके अंतर्गत आती है बच्चों? तो ये चीजें आती है आपकी किसके अंतर्गत? सुस्थाने के अंतर्गत। और बाह्य स्थाने की यदि हम बात करें तो बाह्य स्थाने में क्या जाएगा? जैसे कि बाह्य स्थान में आ जाएगा चिड़ियाघर। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो जिन बैंक, ऐसा ही बीज बैंक। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपकी बाह्य संरक्षण के अंतर्गत। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। कौन कौन से यहाँ के राज्य वृक्ष, पक्षी तथा जंतु है? तो राजस्थान के जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को लेकर मेरे एक पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज बनी हुई है, यदि नहीं देखी है तो सभी बच्चे उसको जरूर देखें। तो राज्य वृक्ष जो है बच्चों वो है क्या? राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। पहला क्या हो जाएगा? खेजड़ी। वहीं पक्षी की यदि अपन बात करें तो पक्षी है गोडावण, और राज्य जंतु जो है वो कौन सा है? चिंकारा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला वाला। एक और है वहीं पे यदि आपको पता हो तो राजस्थान का जो राजकीय पशु की यदि अपन बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऊंट है, लेकिन ये जो है ये पालतू है। ये क्या है?
पालतू है, और ये जो राजकीय है ये कैसा है, ये जंगली है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है बच्चों? ये है ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। जैसे जो अवस्था होती है पदार्थ की वो अब 4 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो यहां पर बोला है किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठोस, क्योंकि ठोस जो होते हैं उनमें बीच में अणुओं की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम। द्रव जो होता है वो दूर दूर होता है, गैस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है आपके सामने कि किसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान है, पश्चिमी बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान की राजधानी सभी को पता है, राजस्थान की राजधानी है बच्चों क्या, जयपुर। ठीक, वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी सभी को पता है क्या है, कोलकाता। और कई कोलकाता जो बसा हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, हुगली नदी के किनारे, जो कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वहीं गुजरात की राजधानी जो है वो गुजरात की राजधानी क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, और अहमदाबाद जिस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों वो है साबरमती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो कौन सी है, भोपाल है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए, और इसे टाइगर स्टेट के रूप में जिसे जाना जाता है वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। वहीं यदि हम बात करें, एक और चीज आप लोगों को पता है भैया कि जो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो आप लोगों को एक और चीज पता है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। टाइगर प्रोजेक्ट की यदि अपन बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो होती है भैया कब, 1972 में। ठीक, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में होती है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप सभी बच्चे अब बोलेंगे कि सर अहमदाबाद वहां की राजधानी नहीं है, तो भैया इसीलिए आप लोगों के लिए डाला था कि ताकि आप कमेंट में मुझे बताएं कि यह मैं गलत चीज बोल रहा हूं। ठीक है, ये आप लोगों को सब पता होना चाहिए। गुजरात की राजधानी बच्चों गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर है, आप लोगों को याद होना चाहिए। बल्कि अहमदाबाद तो वहां का फेमस शहर है, जो कि कौन सी नदी के किनारे बसा है, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? तो निम्नलिखित में से वेग किसका अधिक है, हवा का, जलधारा का, ध्वनि का, प्रकाश का? बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा वेग यानी चाल जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है भैया? तो सबसे ज्यादा वेग है भैया प्रकाश का। किसका होता है ये? ध्वनि से भी ज्यादा होता है प्रकाश का। तो यहीं आप लोगों को बता दूं मैं, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि ध्वनि कैसी तरंग है? तो बच्चों ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, ये पूछा जाता है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और वहीं प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है ये? अनुप्रस्थ तरंग है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल द्वारा, पहला प्रश्न रासायनिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, किसको भैया? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, क्योंकि आपको पता है सौर सेल के माध्यम से कहीं ना कहीं लाइट को संचित, यानी कि लाइट मतलब प्रकाश, लाइट को संचित किया जाता है और संचित करने के बाद उसको किसके रूप में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों? ऑप्शन है पहला आपका ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा नाइट्रोजन। पहली चीज आप लोगों को पता है वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल हमारे चारों ओर के आसपास के आवरण को पर्यावरण बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का पुंज है उस गैसों के पुंज को क्या बोलते हैं बच्चों? तो गैसों के पुंज को कहीं ना कहीं बोलते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल के अंतर्गत जो परत होती है उसमें एक परत सबसे नीचे वाली जिसे हम क्षोभमंडल बोलते हैं। ठीक, उसके ऊपर वाली परत जिसका नाम आप लोगों को पता है तो मैं आपको बता दूं समताप मंडल। ठीक, वहीं उसके आगे की जो एक परत होती है ऊपर की ओर जिसका नाम है मध्य मंडल। फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर की ओर की जो परत होती है उसका मतलब है आयन मंडल, आयन मंडल। फिर एक होती है जिसे तापमंडल कहते हैं। ठीक, और सबसे बाहर की परत होती है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल बच्चों। क्या? बहिर्मंडल। तो अब आप लोगों को यहां पर एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पृथ्वी पर जो कहीं ना कहीं रेडियो का जो संचारण होता है, रेडियो टेलीविजन का जो संचारण होता है, तो वो किस मंडल से होता है? तो आयन मंडल से। और जो एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत,
ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत बच्चों पाई जाती है समताप मंडल में, और ओजोन परत कहीं ना कहीं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, यूरेनियम है। तो पहली चीज तो नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे डबल से प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है, उसे अनवीकरणीय। लेकिन दूसरा जिसे अनवीकरणीय, जिसे दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। तो कोयला को हम नहीं कर सकते, पेट्रोल को नहीं कर सकते, यूरेनियम को नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये चीज खत्म हो गई तो इनको डबल से हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पौधा। ठीक है, क्योंकि पौधे से प्राप्त होती है बच्चों लकड़ियां, और लकड़ियों को हम डबल से भी दूसरे पौधे से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आ जाएगा इसका आंसर पौधा। अगला है ओजोन परत मिलती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओजोन परत इंग्लिश में नाम दे दिया बस उनका, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल। वहीं यदि देखा जाए आपके सामने एक और है क्या? मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर को बोलते हैं बच्चों मध्य मंडल, मध्य मंडल। वहीं यदि देखा जाए तो एक और है आपके सामने क्या? थर्मोस्फीयर, जिसे बोलते हैं ताप मंडल, ताप मंडल। और एक जो है ट्रोपोस्फीयर, जिसे कहीं ना कहीं बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आप लोगों के सामने अलग अलग परतें दे रखी है। तो ओजोन परत किस में मिलती है बच्चों? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में मिलती है। अगला और शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न आपकी निगाहों के सामने कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 31 प्रश्न है ये, 31 नंबर का, कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का मतलब होता है सीखने वाला। अधिगम का मतलब क्या होता है बच्चों? सीखने वाला होता है ना। ठीक है, सीखना। ठीक, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। बताइए इस खूबसूरत सब प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। 32 नंबर का प्रश्न है। पूरे 50 प्रश्न करेंगे हम, क्योंकि 50 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं और वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? पहला है विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो वो हो जाएगा विज्ञान क्लब। क्या जाएगा बच्चों? विज्ञान क्लब। चलिए अगला प्रश्न, पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया कहते हैं। मतलब इन सभी को अलग अलग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मिश्रण, पृथक्करण, छानना, उदरवपातन। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथक्करण। इन सारी चीजों को अलग अलग करने की जो विधि हो जाती है वो क्या है? पृथक्करण। मिश्रण तो क्या हो जाता है? मिश्रण का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को मिलाना। ठीक है, छानना आप लोगों को पता है कि कोई सी भी एक चीज है उसको कहीं ना कहीं नीचे चालने लगा, उसे छानने की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? छानना। ठीक है, चलिए अगला है उदरोत्पादन का मतलब गैस से सीधा, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाना। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? भैया शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य भी जरूरी है, मतलब सुनना भी जरूरी है और देखना भी जरूरी है, तो यह तो नहीं हो सकता। वहीं चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान, जरूरी थोड़ी नहीं कि सामाजिक विज्ञान में भी कर सकते हैं। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो श्रव्य दृश्य नहीं, चार्ट एवं ग्राफ जो है वो दृश्य सामग्री होती है। ठीक है, तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या आपका? ए वाला, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी, अंतिम प्रारूप। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है आपके सामने। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेना जो होता है वो होता है पायलट स्टडी। क्या होती है? पायलट स्टडी उसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? बहुत ही शानदार कि कौन सा ऐसा राज्य है या देश है जो राजस्थान से लगा हुआ है और राजस्थान के इन जिलों से लगा हुआ है। तो पहला है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो भैया यहाँ पर राज्य और देश दे रखा है, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर देश ही है और वो देश कौन सा है बच्चों? पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। तो कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भास्कर है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है, एडुसेट है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? बताइए। तो भास्कर होगा, आर्यभट्ट होगा, रोहिणी होगा, एडुसेट होगा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों आर्यभट्ट। ठीक, तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह हर एक बच्चा जानता है। 21 मई, 27 मई, 5 जून, 14 नवंबर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कितनी जून को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और वही आप लोगों को पता है पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जलीय जंतुओं में शोषण होता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जलीय जंतुओं में जो शोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है बच्चों फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, वायुकोष द्वारा, गलफड़ों द्वारा। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जलीय जंतुओं में जो शोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जलीय जंतुओं में जो शोषण होता है बच्चों वो किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा। और जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। मतलब राष्ट्रीय झंडा सभी को पता है क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो कि कितने रंगों से बना है? 3 रंगों से बना है। बीच में क्या है बच्चों? तो बीच में आप लोगों को पता है अशोक चक्र है। और वहीं आप लोगों को पता है अशोक चक्र जो है इसमें कौन सा रंग है? तो नीला रंग है, यह आप लोगों को पता होगा। वहीं नीला रंग होने के साथ साथ इसके अंतर्गत तीलियां कितनी है बच्चों? तो इसके अंतर्गत तीलियां हैं 24। और इस अशोक चक्र को लिया कहां से गया है? तो अशोक चक्र को लिया गया है अशोक स्तंभ से। अब ये अशोक स्तंभ क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बच्चों वो क्या है? अशोक स्तंभ ही है। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके सामने। सबसे ऊपर केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बहुत ही सही बात है, बिल्कुल राइट है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी सही है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। चलो इसको देखते हैं आगे। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं? ठीक, तो पहला और दूसरा तो सही हो जाएगा इसमें। तो पहला दूसरा आपके सामने इसमें दे रखा है। ठीक, तो बताइए भैया इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि पहला दूसरा चौथा तीनों सही हैं और लेकिन तीसरा जो है वो क्या है? गलत। मध्य में चक्र जो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो जो चक्र है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं चक्र जो है वो हमारे समय को दर्शाने वाला है, जो हमारे 24 घंटे जो हैं उनको दर्शाता है। कहीं ना कहीं जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए उनको दर्शाता है। ठीक है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। मतलब वातावरण के अनुरूप जो उनमें पादप एवं जंतुओं में शारीरिक लक्षण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तो पहला ऑप्शन अनुकूलन कहते हैं, परजीविता कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, इनमें से सभी। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को कहते हैं बच्चों अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। रूपांतरण से एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे परजीविता जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। रूपांतरण का मतलब जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा के बारे में आप लोगों को पता है ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? समाप्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का केवल बच्चों क्या होता है? तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। वहीं ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का 10% का नियम, 10% का नियम, ये एग्जाम में आता है कि ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो बच्चों ऊर्जा का 10% का नियम दिया गया लिंडमैन के द्वारा। मतलब ऊर्जा हमेशा अपने अगले चरण में 10% ही जाती है, बाकी 90% जो है 90% ऊर्जा का यूज स्वयं के द्वारा कर लिया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? स्वयं के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न। हमारे राज्य पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में? हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो बताइए राज्य का पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन राजस्थान की बात हो रही है, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भरतपुर। कहां पर स्थित है ये? भरतपुर में स्थित है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायु के संबंध में सही नहीं है। पहला, वायुयान उड़ते हैं, वायु से भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। बहुत ही शानदार ऐसे लॉजिकल प्रश्न आते हैं भैया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है क्या? डी वाला, क्योंकि वायु में रंग होता है। आप लोगों ने कभी देखा है वायु में रंग होते हुए? नहीं। तो वायु में रंग नहीं है, तो वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। वायु से भार होता है, बिल्कुल वायु में भार होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है गैस को हम किसी सिलेंडर में यदि दबाकर उसको भर दें तो उसमें वजन होता है। वायु स्थान करती है, बिल्कुल स्थान करती है। गुब्बारे में आप हवा भरिए, आप उसका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन वायु में रंग होता है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा। बहुत शानदार प्रश्न यहां पर है कि घड़ी की स्प्रिंग जो होती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न आप लोगों के सामने। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घड़ी की स्प्रिंग में जो बच्चों ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, कौन कौन सी चीज है जो रोगों को नष्ट करती है? उनमें कौन कौन सी चीज डालते हैं? पहला ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। कितना गजब का प्रश्न है यहां पर। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, कि इसमें कौन सी चीज डाली जाती है? तो इसके अंतर्गत जो डाला जाता है वो है आपके सामने बहुत ही शानदार और गजब का, इसका उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत डाली जाती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न को सावधानी से देखिए। यह आप लोगों ने देखा है कि ये जो चित्र बना है उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है। किस चीज का संकेत देता है ये? मुख्य सड़क का, संकड़ी पुलिया का, रेलवे फाटक का, खराब सड़क का। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। तो इस प्रकार का जो चित्र दर्शाता है ये खराब सड़क को दर्शाता है बच्चों। किस चीज को दर्शाता है ये? खराब सड़क। मतलब जैसे सड़क वगैरह बनी होती है उसके ऊपर जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से ब्रेकर बने होते हैं, तो एक तरीके से उसी प्रकार का ये चित्र है। तो ये खराब सड़क को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ये रोग है जो अलग अलग जो वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड इनसे होता है। तो छोटी माता और रेबीज रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी माता जो होती है वो किसके द्वारा? तो बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वायरस, ठीक। यह किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहां पर होता है? तो यह अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, वृहद आंत की दीवार से या यकृत में। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो हमारे भोजन का जो अवशोषण होता है बच्चों ये होता है छोटी आंत की दीवार से, ठीक है। चलिए अगला और खूबसूरत सा प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन कौन सी चीज आवश्यक है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, जल, सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी। यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं या भोजन बनाते हैं तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, एवं पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल, इनका होना जरूरी है। तब जाकर पौधा अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। चलिए जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हमारे भोजन के लिए गेहूं आवश्यक है, गेहूं का आटा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, नमक आवश्यक है। तो इसके लिए ही ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण के इन सारी चीजों की आवश्यकता है बच्चों। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न और बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न आप लोगों के सामने, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? 33 सेल्सियस, 38 सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 सेल्सियस। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है बच्चों वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ये? 37 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने 2011 से 24 तक जो
प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में टॉप 50 प्रश्न की चर्चा की है। अगली क्लास जो रहेगी हमारे इनके आगे के प्रश्नों की रहेगी। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।